नमस्कार, मैं एक भारतीय नागरिक। आज बहुत ही ख़ास दिन है 17 सितंबर 2020। आज विश्वकर्मा पूजा है। हम आप सबको विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ख़ास करके आज दिन और भी इम्पोर्टेंट है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और पूरे भारतवासियों की भी तरफ से। अलग बात है कि आप लोग ना देना चाहें, कुछ लोग नहीं भी दे रहे हैं, कुछ लोग उन पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। हो सकता है उनका अपना व्यक्तिगत कुछ खुंदस होगी उनसे, हम उस विषय पे नहीं जाते हैं। लेकिन उस विषय से रिलेटेड ही विषय है। विषय ये है कि आज विश्वकर्मा पूजा लोगों ने भूल गया, सबने नहीं, सनातन धर्म वालों ने मना रहे हैं घर पे। प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन को देखते हुए मेरे विपक्ष के लोग आज खास एक ट्रेंड स्टार्ट किए हैं, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे यानी बेरोजगारी दिवस के रूप में। ये सब सोशल मीडिया पे है, इसीलिए मुझे आज बड़ा हंसी भी आई और काफ़ी थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज रहा और बड़ा यूनिक भी लगा। और मुझे अपने आप को मैं रोक नहीं पाया। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर रोक पाऊँ, कुछ ना बोलूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा विषय आता है, कभी कभी हम भी सोचते हैं कि कुछ बोल लेते हैं अपनी बात। बहुत सारे रीज़न हैं मेरे आसपास सराउंडिंग में, जो लोग हैं मैं कम ही उनसे बात कर पाता हूँ। तो मैं कैमरे के सामने आके सोच रहा हूँ कि अब बात करूँ आप लोगों के लिए, कहने के लिए आप लोगों के लिए, मैं खुद के लिए ही बात करता हूँ, इसलिए कि मुझे अच्छा लगने लगा है कि मैं कैमरे के सामने कुछ बोलूं। तो हम थोड़ा सा दूर भटक गए थे, आते हैं टॉपिक पे। अब ये देखिए, ये आज बेरोजगार दिवस का रूप में लोग मनाने लगे हैं। कुछ भी पक्ष के लोगों ने और भी कुछ लोगों का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें क्या भाई, उनकी आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। यही तो देश है कि व्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप किसी को भी गाली दे लो और किसी को कुछ भी बोल लो। हाँ, लेकिन ध्यान रखो, उनको मत बोलना जो ये चीज़ बोलते हैं, नहीं तो फिर खतरा आप ही के ऊपर मंडरा जाएगा। अभी तो टीवी पे रोज़ देखते ही होंगे किस तरह की बातें चल रही है। छोड़िए, वो बात पे नहीं आते हैं, बात आते हैं जो हम लोग मेन जिस टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ, और बात है बेरोजगारी की। अब बेरोजगारी का मैकेनिज्म समझने की कोशिश कीजिए। जिस देश में ऑफिशियली आज के डेट में 139 यानी 139 करोड़ लोग हों, यानी अप्रॉक्स 140 करोड़ लोग हों, अगर रियल में काउंट किया जाए तो ये 150 करोड़ लोग हो सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं इसका साक्षात विटनेस हूँ, गवाह हूँ कि मेरे देश में एक धर्म विशेष के लोग हैं, मैं बिल्कुल नाम लेना चाहता हूं उनका, वो है मुस्लिम। वो कभी भी अपना ओरिजिनल जनसंख्या नहीं बताते हैं। बहुत 10 से 20 साल पहले की बात है, जब मैं गांव में था, और ये हम बात 2001 की कर रहे हैं, अप्रोक्स 20 साल होंगे, 19 साल मान लीजिए। जनगणना हो रही थी, तो 2001 के आसपास जनगणना हो रही थी, तो मेरे गांव के कुछ जो मुस्लिम समुदाय के थे, वो लोग अपने जनसंख्या, जिनके 8-10 बच्चे थे, वो 2 या 3 बता के रह जाते थे। उसके कारण हमने बीच में जो जनगणना करने आते हैं पदाधिकारी, उनको बोला कि नहीं, ये तो गलत बोल रही हैं। इसके कारण मुझसे और उसकी लड़ाई हो गई, और फाइनली वो इतने लड़ने के लिए व्याकुल हो गए, और मेरे पेरेंट्स तक भी बात पहुंचाई गई, और मतलब खामोखा मुझे पेरेंट्स से 2-4 चप्पल जूते भी लगे कि दूसरे की बातों में तुम्हें क्या पढ़ना, क्योंकि ये मुझे शिक्षा दी गई थी। और इसके कारण आज बहुत समस्या बढ़ गया है। ये शिक्षा मुझे नहीं, हर सनातनी को लोग यही दिया गया था कि दूसरे के मैटर में नहीं पढ़ना। नतीजा आज इतने दब्बू हो गए हैं कि आपके पड़ोसी यानी आपके अपने जो अच्छे हैं अभी मार खाते रहते हैं, पिटते रहते हैं, कोई उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करता है, आप मौन और चुप रहते हैं।
ये सनातन धर्म के घर घर का, मतलब हिंदू धर्म के घर घर का ये लगभग बात हो चुकी है। फिर भी कुछ 2-4-10 लोग आगे निकल के आते हैं तो उनको कट्टर हिंदुवादी बोल के दबा दी जाती है। हम लोग उस देश में हैं। चलिए हम इस टॉपिक से न जाके फिर आते हैं बेरोजगारी में। जिस देश में 140 करोड़ अप्रॉक्स और रियल में काउंट किया जाए तो 150 करोड़ लोग हों, वहाँ बेरोजगारी क्यों ना हो। अब बात आती है बेरोजगारी के कारण क्या है। कोई भी पक्ष या विपक्ष या कोई इकोनॉमिस्ट या कोई इंटेलेक्चुअल, कोई बुद्धिजीवी वर्ग हमें ये बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। मैं भी एक साधारण नागरिक हूँ और जो मेरे मस्तिष्क और ब्रेन में विचार आया है मैं उसके बारे में कुछ शेयर करता हूँ कि बेरोजगारी बेसिकली कैसे कैसे जनरेट हुआ। पढ़ना स्वाभाविक है, सबको पढ़ना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए। क्या केवल पढ़ने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? अगर आपको लगता है हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। पढ़ने से आपकी नैतिक बौद्धिक विकास हो सकता है। पढ़ने से आप एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है सबके लिए। लेकिन पढ़ाई और रोज़गार को आप इतना क्या कहते हैं कंबाइंड कर देंगे, हौच पौच कर देंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि पढ़कर सब लोगों को केवल गवर्नमेंट नौकरियां यानी सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आप उसको रोज़गार मानते हैं तब तो इस देश के 99% 98% आबादी करीब करीब बेरोजगार ही है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में स्पेशली बेरोजगारी इतना बढ़ी क्यों। देखिए बहुत ही बड़ा जटिल और बड़ा क्लियर कट टॉपिक्स हैं ये। मुग़लों से लेकर अंग्रेज़ों तक हिंदुओं पे इस तरह से अत्याचार किए, उनको खंडित किए कि इनका जो रोज़गार था, आपको आरक्षण के झुनझुने, सरकारी नौकरी के झुनझुने बताकर आपके जितने रोज़गार के क्षेत्र थे सब हाईजैक्ट कर लिए गए। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग सनातन धर्म में जो जाति विशेष के रूप में आप लोग जानते हैं और नाम दिए गए, सबके पास अपने अपने सेक्टर्स के रोज़गार थे और वो सब रोज़गार खास कम्युनिटियों द्वारा हाईजैक्ट कर ली गई है और सारे रोज़गार आपसे छीन के वो लोगों ने ले लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहेंगे, मेरी बियर्ड्स बढ़ गई है, आप दाढ़ी बनाते थे, पहले हम लोग के हिंदू धर्म के खास वर्ग ये काम करते थे, एक रोज़गार था, ठीक है। ये उनको अपनी प्रैक्टिस हो गई और जीवन यापन करने के लिए एक रोज़गार था। बाल कटिंग, कपड़ा धोना, चप्पल जूता बनाना, घर बनाना, लकड़ी के काम करना, सिलाई बुनाई का काम करना, कपड़े सिलना, ठीक है, खेती करना, तो हर मवेशी पालन करना, पॉटरी मतलब कुम्हार का काम जो था, चाक पे मिट्टी का सामान बनाना, मतलब जो भी रोज़गार आखिर जनरेट कहाँ होता है, जब किसी मनुष्य की चीज़ों की ज़रूरत है और सर्विस प्रोवाइड करता है, वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करता है, यही तो रोज़गार है। अब धीरे धीरे उसका समय के साथ रिफॉर्म होते रहा। जैसे कि अब मैकेनिक, जब आप गाड़ी बनवाते हैं, साइकिल, बाइक, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनवाते हैं, उसके लिए मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, फ़ैन, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक के सामान जो बनाते हैं वो घर की वायरिंग करते हैं। तो ये सब सेक्टर्स थे रोज़गार के, जो खास इंडस्ट्री और ख़ास वर्ग द्वारा आपका रोज़गार तो हाईजैक्ट कर लिया गया। अब आप कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, एजुकेटेड बेरोज़गार हैं,
तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं भी उसमें हूँ, मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूँ, हम सबको शामिल कर रहे हैं। क्या आप जहाँ से पढ़े हैं, क्या आपकी जो शिक्षा जो ग्रहण किए हैं वास्तविकता ये है कि क्या आपने सही से सबको शिक्षा ग्रहण किया? क्या आप इंजीनियरिंग किए तो इंजीनियरिंग करने के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत थी, जिस चीज़ कराई जाती है, या जितना सिलेबस है, जितने उसमें पढ़ने हैं, जितनी जानकारी चाहिए थी आपके पास है? चाहे हम वो चीज़ डॉक्टर के सेक्टर में बात करें, इंजीनियरिंग के सेक्टर में बात करें, हायर डिग्री के सेक्टर में बात करें, फिर उस सेक्टर के बाद हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, कहीं ना कहीं हम सब ने अपने ही सिस्टम को ऐसे बिगाड़ रखा है कि केवल जैक के द्वारा केवल गवर्नमेंट या प्राइवेट में अच्छे पोस्ट पे जॉब चाहिए। भले आपकी काबिलियत है या नहीं, यह मैटर नहीं करता है, केवल डिग्री है। हमें पता है कि भारत के जो शिक्षा था अभी पिछले जो हमने 20 सालों में 20 क्या 25 सालों में जो हमने देखा है, एक जैक सिस्टम ज़्यादातर दिखा। हाँ, कुछ जगहों पे 90% शिक्षा का तो स्थिति इतनी बुरी है, उनकी रीढ़ लगभग टूट चुकी है। अब वहाँ से आप पढ़ के ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आप ले लेते हैं या पीएचडी ले लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि अब तो मुझे सरकार रोज़गार दे। आपको कोई काम आता नहीं, आप अपने सब्जेक्ट्स में उतने विद्वान भी नहीं हैं, और आपने विद्वान हैं भी तो आप कहते हैं कि ऑप्शंस क्रिएट नहीं हो रहा। तो देखिए, एक तो पॉपुलेशन से हम लोग ग्रसित हैं, आप जनसंख्या कंट्रोल करेंगे नहीं, ना उसके लिए सरकार को प्रेरित करेंगे। आप नहीं, हम सब की बात कर रहे हैं। हम सब अच्छे से पढ़ेंगे भी नहीं, हम सब कोई टेक्निकली और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मनुष्य के लिए रोज़ की दिनचर्या की चीज़ें हैं उसके बारे में कोई ज्ञान होगा नहीं, और उसके बावजूद भी हम रोज़गार की डिमांड करेंगे कि भाई आप ग्रेजुएशन कर लिए, इसका मतलब कि आप सब आईएएस ही बन जाओ, ये सोचते हैं। उसके लिए भी आप पढ़ेंगे नहीं। अब बोलेंगे कि भाई सीट कम है, सरकार सीट बढ़ा दे। भाई कितने के लिए? 150 करोड़ 140 करोड़ के लिए सीट बढ़ा देगी सरकार? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अब देखिए, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जितना खराब हुई है, इसके जिम्मेवार केवल राजनीतिक पार्टियां ही या नेता नहीं हैं, हम सब हैं। वो क्योंकि ऊपर बैठे हुए हैं, उनका अहम रोल है, क्योंकि वो सही तरीके से कोई कानून या कोई इंस्टिंक्ट रिएक्शंस नहीं लेते हैं कि जिससे हमें मेरे देश के विकास के लिए कोई निर्णायक कदम हो। तो इसके जिम्मेवार हम सब हैं। लेकिन हम उससे पहले मैं आज फिर थोड़ा सा साइड जाके बात करता हूँ कि आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मैंने देखा, तो सबसे पहले मैं एक ख़ास न्यूज़पेपर इंग्लिश उठाया, देखा कि उसमें कुछ वामपंथी और विपक्ष के कुछ क्या कहते हैं उसको, बोलिए हम तो एंटी नेशनल बोलेंगे ही, क्योंकि वो भी तो क्या कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और हमेशा देश के खिलाफ उल्टे सीधे बोलने वाले लोग हैं। और कभी बेरोजगारी के मुद्दा उठाते हैं तो वही लोग बोलते हैं कि रोहिंग्या को जगह दो यहाँ रहने के लिए, वही लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी आके उनको रहने के लिए जगह दो, वही लोग बोलते हैं कि है ना इनको जनसंख्या फैलाने के लिए इनको मदद करो, यानी इनको जितना वो पैदा करें उनको करने दो, और हर साल आप रोज़गार भी दो, घर भी दो। चलो, इतना हाइपोक्रेसिस, मतलब इस तरह से क्या कहते, कहाँ से ये लोग अपने इतना दोगलापन लाते हैं कि हर जगह पे अपने फ़ायदे और अपने लिए ही कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं। बाकी उनको एक रियल पर्सपेक्टिव में कुछ समझ नहीं आता है, कुछ नहीं सोचते हैं। बस कभी मुस्लिम्स के दंगत प्ले कार्ड लेके आ जाते हैं
उनके पॉपुलेशंस, उनका माइंडसेट्स, उनके जो निगेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं जो जहर समाज में बो रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, वो ज़रूर हिंदुओं के बच्चों को कभी आरक्षण के नाम पे, कभी बेरोजगारी के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे बड़गलाएंगे, लेकिन वो समाज के लिए एक कदम भी खुद नहीं उठाने की कोशिश करेंगे। ना वो अच्छी शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ेंगे, ना वो अच्छे काम के लिए मोटिवेट करेंगे, और वो केवल भारत देश के युवाओं को पंगु, ड्रगिस्ट ये सब बनाने में लगे हुए हैं कि उनका एजेंडा सेट हो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, चंदों पे पलने वाले, विदेशी पैसों पे पलने वाले लोग हैं। और आजकल डिस्क्लोज तो हो ही रहे हैं, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। तो मैं समझूंगा कि हम सब की एक दायित्व बनती है कि जो भी हो हम लोग उसको क्रिस्टल क्लियर करके काम करें, अच्छे से करें, और आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वरोजगार जनरेट करने के लिए, या टेक्निकल हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, खुद ही पहले तो बेहतर डेवलप करें। क्योंकि रोज़गार का मेन कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे को हेल्प करें, उसके एवज में है ना, जिस तरह से हो, पैसे का या गुड्स का, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस ही हैं। अब उस ट्रांसफॉर्मेशंस को आप कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं इसके हर पार्ट पे बात करूँ तो एक लंबा सीरीज बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है। तो मेरी कोशिश यही है कि ये बेरोजगारी के मुद्दों से ऊपर उठ के खुद के लिए स्वरोजगार ढूंढने के लिए कोशिश करें। सरकार सबको IAS IPS या सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, और सबसे पहले आप कोशिश करें कि सरकार जनसंख्या कानून लाए और कम से कम इस जनसंख्या को रोके और देश को कम से कम गजवाए हिंद होने से बचा ले। ये ज़्यादा प्राथमिकता हमारे नज़र में। कम रहेंगे तो साफ़ सुथरा और स्वच्छ रहेंगे और अच्छे से जिएंगे। सिंपल सी बात है कि एक घर में 50 लोग होंगे, अर्निंग करने वाले एक हों तो भूखे तो रहेंगे ही। वही सीन अपने देश का बन गया हुआ है। कमाने वाले कुछ लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं, और खाने वाले करीब 80 करोड़ 75 करोड़ लोग हैं, ठीक है। और उन सबको खाना घर है ना, क्या कहें, हवा से लेके उनके टॉयलेट जाने से लेके उनके सोने से, रहने से, खाने से, पीने से, सबके लेके सरकार मुहैया करे, यानी जो कमा रहे हैं उनके टैक्स पे। तो ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिनों तक। अगर जिस दिन विस्फोट हो गई, जिस दिन युवा सच से रियलाइज़ करने लगे, समझने लगे, गुमराह ना हो और खुद की एनालिसिस करने लगे और सच्चाई जान जाएंगे, उस दिन तो इन सबको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो कोई बात नहीं, आज आप लोग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे सेलिब्रेट कीजिए, यानी बेरोजगारी दिवस का मनाइए। याद रखिएगा 17 सितंबर है, हो ना हो कि 9 दिसंबर को कुछ लोग कोई और दिवस न मनाने लगे, तो फिर मत बोलना कि ये गलत बात है कि एक विदेशी बहुओं की अपमान आप कर रहे हो, एक विदेशी नागरिक को और ख़ास पार्टी के खास राष्ट्राध्यक्ष को। कहने को तो बहुत बातें हैं, ख़त्म ही नहीं होगी जब बोलना स्टार्ट करूँ तो। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।